Hi everyone, I'm Shivani and our today's topic is RNA transcription. In this topic, we will learn about transcription in both prokaryotic and eukaryotic cell. Although the basic purpose is the same, the process happens differently in each type of cell. We will discuss how transcription starts, what enzymes are involved and how the process is regulated in prokaryotes and eukaryotes. तो शुरू करते हैं RNA ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक आरएनए एंड सेकंड इज़ द नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए की बात करें, जब ये एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है तो इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द प्लांट का जो आरएनए वायरस, मोस्ट ऑफ द प्लांट आरएनए वायरस जो होते हैं वो हमें सिंगल स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल टीएमवी, एचआरवी, क्यूबी बैक्टीरियोफाज जो हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हमें देखने को मिलता है रियो वायरस में, वोन ट्यूमर वायरस में, राइस डॉर्फ वायरस में एंड मेज डॉर्फ वायरस में। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन जेनेटिक। तो नॉन जेनेटिक जो आरएनए होता है वो दो तरह से रोल प्ले करता है, कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है एंड नॉन कैटालिटिक भी। कैटालिटिक जो आरएनए होता है, फॉर एग्जांपल राइबो एंजाइम जो है वो कैटालिटिक आरएनए है, जिसमें कि 23S आरएनए, आरएनएज फॉस्फेटेज, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, तो ये कैटालिटिक आरएनए होता है। सेकंड हम बात करते हैं नॉन कैटालिटिक आरएनए, जिसमें कोडिंग आरएनए भी प्रेजेंट होता है एंड नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए होता है एमआरएनए एंड नॉन कोडिंग इज द टीआरएनए, आरआरएनए, एसआईआरएनए, एमआईआरएनए, एसएनओआरएनए एंड एसएनआरएनए। तो ये है नॉन कोडिंग आरएनए। तो ये आउटलाइनिंग है आरएनए की। इस तरह से जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए तीन तरह से हमें देखने को मिलते हैं। आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। सेकंड इज द एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। थर्ड इज द टीआरएनए, इसे ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरआरएनए की। आरआरएनए की मोस्ट कंसंट्रेशन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 80% ये होता है एंड मोस्ट स्टेबल जो होता है वो आरआरएनए होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनसॉल्युबल आरएनए इसे कहा जाता है और ये बनता है न्यूक्लियोलस में। इट इज़ फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस, फॉर्म्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा ये बनाया जाता है इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड बाय होलो एंजाइम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में आरआरएनए जो बनता है होलो एंजाइम से बनता है। सेकेंड हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए की जो लिस्ट कंसंट्रेशन है दैट इज 5%, अप्रोक्सीमेटली 5%, सबसे कम हमें ये देखने को मिलता है। एंड सेकेंड ये लीस्ट स्टेबल होता है, कंटेन कॉर्डर इसमें होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर जो है ये बनता है। फॉर्म्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो बनाता है एमआरएनए को इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड बाय होलो एंजाइम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट के केस में होलो एंजाइम इसे बनाता है। थर्ड हम बात करते हैं टीआरएनए की। टीआरएनए को ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टर आरएनए भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये अमीनो एसिड जो है वो कैरी करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्युबल आरएनए, एसआरएनए भी इसे कहा जाता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स आरएनए जो है वो टीआरएनए होता है और इसमें जो स्मॉलेस्ट आरएनए है, मतलब कि हमें देखने को मिलता है लिस्ट कंसंट्रेशन दैट इज 15%, फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस, और ये भी न्यूक्लियस में ही हमें देखने को मिलता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट में ये आरएनए पॉलीमरेज से फॉर्म्ड होता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर्म्ड करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट ये बाय होलो एंजाइम से बनता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आरआरएनए की। अगर हम इसके रोल की बात करें तो स्ट्रक्चर रोल ये करता है प्ले, स्ट्रक्चर रोल ये करता है फॉर्म्ड राइबोसोम। तो राइबोसोम को फॉर्म्ड करता है आरआरएनए, जिसमें कि आरआरएनए आर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कैटालिटिक ये रोल प्ले करता है, फॉर एग्जांपल राइबो एंजाइम जो होते हैं वो कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी जो है वो राइबो एंजाइम शो करते हैं। आरआरएनए जो है ट्रांसलेशन के दौरान आरआरएनए का काम होता है अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए टू स्मॉलेस्ट आरएनए सब यूनिट। तो राइबोसोमल की 2 यूनिट प्रेजेंट होती है। इस तरह से हमें 2 यूनिट देखने को मिलती है। ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है राइबोसोम की। इस स्मॉलर यूनिट को इस एमआरएनए पे अटैचमेंट की जो रोल प्ले करता है वो आरएनए करता है। तो आरआरएनए का काम होता है अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए की अटैचमेंट टू द स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ ये आरआरएनए करता है। सेकंड, एंड टीआरएनए की अटैचमेंट
टू लार्जर सब यूनिट से भी आरआरएनए ही करता है। तो ये इनके रोल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के टाइप की बात करें, राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन, इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें आरआरएनए एंड आर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। राइबोसोम इन केस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हमें कितने देखने को मिलते हैं? मेनली राइबोसोम जो होते हैं 70S एंड 80S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में हमें 70S राइबोसोम देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट के केस में हमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम इनके टाइप की बात करें तो 70S राइबोसोम जो है वो इसमें हमें स्मॉलर यूनिट 30S देखने को मिलती है एंड लार्जर यूनिट जो है वो 50S देखने को मिलती है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट की बात करें तो 80S की जो स्मॉलर यूनिट होती है दैट इज 40S एंड इसकी जो लार्जर यूनिट होती है दैट इज 60S। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। 30S की अगर हम बात करें तो इसमें 16S आरआरएनए प्रेजेंट होता है एंड 50S में 5S आरआरएनए प्रेजेंट होता है एंड 23S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। इसी तरह से 40S की बात करें तो उसमें 18S आरआरएनए प्रेजेंट है एंड 60S की बात करें तो इसमें 5S आरआरएनए प्रेजेंट है, 5.8S आरआरएनए प्रेजेंट है एंड 28S आरआरएनए प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये हमें डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट में होता है 70S एंड यूकैरियोट में होता है 80S और इनके फर्दर हमें डिफरेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। 70S में हमें ये 3 टाइप देखने को मिलते हैं, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है एंड 80S में हमें जो है ये 4 टाइप देखने को मिलते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट की बात करें तो mRNA जो यूकैरियोट में होता है उसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड mRNA को कहा जाता है HNRNA। तो इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए से जब आरएनए बनता है इन केस ऑफ यूकैरियोट उस आरएनए को कहा जाता है, उस एमआरएनए को कहा जाता है दैट इज एचएनआरएनए, जो कि हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर आरएनए होता है। इसमें इंट्रोन एंड एक्सोन यूनिट प्रेजेंट होती है और ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। देन इसके बाद जो है इससे रिमूवल किया जाता है इंट्रोन्स का, ओनली एक्सोन यूनिट ही रहती है। उसके बाद जो है ये साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। तो ये हम फर्दर जो है जब ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं जो यूकैरियोट में एमआरएनए होता है या आरएनए होता है उसे कहा जाता है एचएनआरएनए। हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर आरएनए इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। सेकेंड इसमें हम बात करते हैं यूकैरियोट का जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब है इसमें एक ही सिस्टोन हमें देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो एक ही देखने को मिलती है और इसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। एमआरएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट की बात करें तो न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए को हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। इसमें कोई भी इंट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है और ये डायरेक्टली साइटोसोल में ही फॉर्म्ड होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक ये होता है, मैनी सिस्ट्रॉन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इसमें मैनी होती है तो मैनी पॉलीपेप्टाइड इसे कहा जाता है। फर्स्टली अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें जो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है वो हमें साइटोसोल में देखने को मिलता है और इस डीएनए में जब रेप्लिकेशन होती है और रेप्लिकेशन के बाद जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है तो जो एमआरएनए इसमें फॉर्म्ड होता है वो हमें साइटोसोल में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट की तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में हमें ये सारी प्रोसेसेस देखने को मिलती है। न्यूक्लियस में ही रेप्लिकेशन जो है, इस तरह से रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में होती है और रेप्लिकेशन के बाद जो है वो एचएनआरएनए की फॉर्मेशन भी हमें न्यूक्लियस में ही देखने को मिलती है। तो एचएनआरएनए जो बनता है वो न्यूक्लियस में बनता है, देन इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में एंड फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है वो फिर साइटोसोल में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप आरएनए का, दैट इज टीआरएनए। मोस्ट कॉम्प्लेक्स आरएनए होता है टीआरएनए। ये कैरी करता है अमीनो एसिड को एंड कंटेन एंटीकोडोन और इसके अंदर जो है एंटीकोडोन भी प्रेजेंट होता है। टीआरएनए को अडेप्टर आरएनए भी कहा जाता है और इसके टाइप की बात करें तो 2D स्ट्रक्चर जो इसका होता है उसे क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है और इसे दिया था हॉले ने। एलेनाइन टीआरएनए इसे कहा जाता है। इन ईस्ट हमें ये देखने को मिलता है।
सेकेंड हम बात करते हैं टाइप की, दैट इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। इसे इन्वर्टेड एल शेप्ड कहा जाता है। इस तरह से इन्वर्टेड एल शेप हमें ये देखने को मिलता है और इसे प्रपोज किया था किम ने। तो ये था टीआरएनए के बारे में। जब हम इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ट्रांसलेशन में हमें देखने को मिलता है, तो ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो डीएनए जो है, डीएनए से जब आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट के केस की अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस हमें साइटोसोल में ही देखने को मिलती है, लेकिन यूकैरियोट में जो ये फॉर्मेशन होती है वो हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट की बात करें तो ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड होते हैं। और नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज यूनिडायरेक्शनल ये ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है 5' to 3' डायरेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए का जो स्टैंड होता है 5' to 3' एंड 3' to 5'। इस तरह से डीएनए का जो 3' to 5' स्ट्रैंड होता है, इस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में ये ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' डायरेक्शन में हमें ये देखने को मिलती है। यूनि डायरेक्शन होती है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हमें ये देखने को मिलता है। इसमें प्राइमर इंडिपेंडेंट होता है, इसमें हमें प्राइमर देखने को नहीं मिलता है। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब है कि इस तरह से टेम्पलेट स्टैंड जो है इसे रिक्वायर्ड होता है इसमें। और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 3' 5' पोलैरिटी ऑफ डीएनए स्टैंड, जो डीएनए की 3' to 5' पोलैरिटी होती है उसी में ये हमें देखने को मिलता है। तो डीएनए का जो 3' 5' स्ट्रैंड होता है उसी में हमें ये फॉर्मेशन या ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन रेट जो होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड करता है पर सेकेंड में। और हेलिकेज इंडिपेंडेंट होता है, इसमें हेलिकेज का जो रोल होता है वो हमें नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि डीएनए में हमने देखा था अनवाइंडिंग जो कर रहा था वो हेलिकेज करता है, तो इसमें हमें हेलिकेज की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम एंजाइम की बात करें, जो इंपॉर्टेंट एंजाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो इसमें रिक्वायर्ड होता है उसे कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं, एक होता है डीएनए डिपेंडेंट और एक होता है आरएनए डिपेंडेंट। तो आरएनए पॉलीमरेज जो दो तरह से हैं, फर्स्ट वन इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड सेकेंड इज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसी तरह से जब हमने रेप्लिकेशन डिस्कस किया था वहाँ हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो डीएनए पॉलीमरेज भी हमें दो तरह से देखने को मिलते थे। फर्स्ट वन इज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इस तरह से हमने वो वहाँ पर भी दो तरह से ये डिस्कस किए हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में हमें जो देखने को मिलता है आरएनए पॉलीमरेज वो दो तरह से होते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फर्स्ट हम बात करते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की। तो ये अगर लॉन्ग आरएनए की फॉर्मेशन करनी है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करनी है, तब हमें ये ज़रूरत होती है इसकी। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में जो हमें चाहिए होता है आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज़ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और इसमें जो शॉर्ट फॉर्मेशन अगर करनी है, 10 न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करनी है, जो प्राइमेज हमने देखा है, प्राइमर हमने देखा है जिसे डीएनए जी कहा जाता है, वो बनता है इसी शॉर्ट आरएनए जो है वो इसी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से हम फॉर्म करते हैं। और ये वर्क करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में, मतलब कि इसे टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर टेम्पलेट होता है तभी ये काम करता है। सेकंड, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। इस पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम का जो रोल होता है, ये रोल प्ले करता है पॉली एडेनाइलेशन के लिए, मतलब कि टेलिंग का ये काम करता है। इन केस ऑफ यूकैरियोट ये ऐड करता है एडेनिन एट द 3' एंड। तो 200 to 300 एडेनिन को ऐड करने का काम जो है इसी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से होता है। और ये वर्क करता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब कि इसे टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है टेम्पलेट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो हमने अभी डिस्कस किया। प्रोकैरियोट के केस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमें रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, इन सभी के लिए ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही
काम करता है। होलो एंजाइम की अगर हम बात करें, जिसमें प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को कोर एंजाइम कहा जाता है एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जाता है। प्रोटीन पार्ट जो कोर एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा होते हैं, बीटा एंड बीटा प्राइम होते हैं एंड ओमेगा होते हैं। ये जो अल्फा होता है ये एक रेगुलेटरी फंक्शन रोल प्ले करता है एंड प्रमोटर रिकॉग्निशन को ये रोल प्ले करता है। जो बीटा एंड बीटा प्राइम है ये कैटालिटिक फंक्शन करते हैं एंड ओमेगा जो है वो असेंबली का काम करता है। नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं, कोफैक्टर होते हैं, ये प्रमोटर रिकॉग्निशन का मेनली जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करते हैं वो ये करते हैं। वैसे तो अल्फा भी प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन करता है, लेकिन करेक्टली अगर हम बात करें, प्रमोटर रिकॉग्निशन का काम करता है कोफैक्टर और इन्हें हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। तो सिग्मा 70 ई कोलाई में प्रेजेंट होता है, सिग्मा 32 जो है वो HSP में प्रेजेंट होता है, हीट शॉक प्रोटीन में प्रेजेंट होता है एंड सिग्मा 54 जो है वो हमें NIF जीन में देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं यूक्रियोट की। तो यूक्रियोट में हमें 3 टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो सिंथेसिस करता है rRNA की, लेकिन rRNA में भी 5S rRNA की सिंथेसिस ये नहीं करता है। बाकी जितने भी rRNA हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो RNA पॉलीमरेज 1 करता है। सेकेंड RNA पॉलीमरेज 2 जो होता है वो सिंथेसिस करता है hnRNA की, जिसे फर्दर हम mRNA कहते हैं। नेक्स्ट इज द RNA पॉलीमरेज 3। जो RNA पॉलीमरेज 3 होता है वो सिंथेसिस करता है tRNA, snRNA एंड 5S rRNA की सिंथेसिस जो है वो ये करता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें 3 कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट इज द प्रमोटर, सेकेंड इज द स्ट्रक्चर जीन एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन। प्रमोटर की अगर हम बात करें, वेयर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसे प्रमोटर कहा जाता है। 80 रिच रीजन इसमें हमें देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें -35 सेगमेंट एंड -10 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। जो -10 सेगमेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है TA एंड AT। तो टाटा AT से हम इसे याद रखेंगे और इसे प्रिबनाउ बॉक्स भी कहा जाता है। इसी तरह से यूक्रियोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसे हॉगनोस बॉक्स भी कहा जाता है। ये प्रमोटर हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूक्रियोट्स और इन्हें हम सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं। सेकेंड इज द स्ट्रक्चर जीन। जो जीन एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड होती हैं उन्हें कहा जाता है स्ट्रक्चर जीन। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन जहां स्टॉप होती है उसे टर्मिनेशन कहा जाता है और ये स्टॉप करती है बाय रो फैक्टर की वजह से। तो रो फैक्टर हमें 2 तरह से देखने को मिलते हैं, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जिसे एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन कहा जाता है एंड रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन जिसे इंट्रिंसिक टर्मिनेशन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, जो ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है 40% DNA की ही ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलती है इनटू mRNA, क्योंकि बाकी जो सीक्वेंस होते हैं वो रिपीटिव सीक्वेंस ही होते हैं, तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ DNA ही mRNA में ट्रांसक्राइब्ड होता है। इस तरह से हमारे पास ये DNA प्रेजेंट है 5' to 3' डायरेक्शन एंड 3' to 5' डायरेक्शन। जो 5' to 3' डायरेक्शन होता है उसे कोडिंग कहा जाता है और 3' to 5' होता है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं और इसे हम लर्न करते हैं बाय द ट्रिक, जिसमें हमने ये लर्न किया था 10 से। T से हम याद रखेंगे टेम्पलेट होता है, ये एंटीसेंस होता है और N से याद रखेंगे नेगेटिव हमें देखने को मिलता है। तो इसी टेम्पलेट स्टैंड में प्रेजेंट होता है, जैसे ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है इसी में हमें ये देखने को मिलती है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, प्रमोटर प्रेजेंट होता है, प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है एंड देन इस लास्ट में इसमें टर्मिनेशन रीजन प्रेजेंट होता है और बीच में हमें ये जो देखने को मिल रहा है दैट इज द स्ट्रक्चर जीन। इसी तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। ये सिग्मा फैक्टर जो है ये रिकॉग्नाइज करता है इस प्रमोटर रीजन को और यहाँ पर ये RNA पॉलीमरेज जो है इस तरह से अटैच्ड होता है और ये प्रमोटर रीजन। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो इस तरह से 35 रीजन इसमें प्रेजेंट होता है और 35 रीजन के लिए जो सीक्वेंस होता है दैट इज TTGACG और 10 रीजन के लिए जो सीक्वेंस होता है उसे कहा जाता है टाटा AT। तो TATAAT से हम इस सीक्वेंस को याद रखते हैं। तो इस तरह से ये प्रमोटर हमें देखने को मिलता है। लोकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो प्रमोटर की जो लोकेशन है अगर हम उसे बात करें या टर्मिनेटर की हम लोकेशन की बात करें,
अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में हमें देखने को मिलता है। अपस्ट्रीम का मतलब है जो ऊपर का रो होती है उसे अपस्ट्रीम हम कहेंगे। तो प्रोमोटर में अगर हम बात करें फर्स्टली अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम का मतलब है 5 डैश की तरफ, अगर ये टुवर्ड्स 5 डैश एंड इन रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड, तो 5 डैश एंड जो है वो कोडिंग स्टैंड के रिस्पेक्ट में इसे अपस्ट्रीम कहेंगे। और डाउनस्ट्रीम हम इसको कहते हैं टुवर्ड 3 डैश एंड की अगर हम बात करें तो इन रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्टैंड के रिस्पेक्ट में ये हमें देखने को मिलता है डाउनस्ट्रीम। इसी तरह से हम अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को लर्न करते हैं, तो अपस्ट्रीम हम कहेंगे टुवर्ड्स 5 डैश एंड के लिए एंड डाउनस्ट्रीम हम कहते हैं टुवर्ड 3 डैश एंड के लिए। तो इसी तरह से अगर हम सेकंड टर्मिनेटर की बात करें तो अपस्ट्रीम टुवर्ड 5 डैश एंड के लिए अगर हम कहते हैं तो इन रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्टैंड ये है, एंड डाउनस्ट्रीम टुवर्ड 3 डैश एंड अगर हम कहते हैं तो इन रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्टैंड ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। जो आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो स्टेप होते हैं या प्रोसेस ये होती है, 3 स्टेप प्रोसेस ये हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट इज द चेन इनिशिएशन, सेकेंड इज चेन इलोंगेशन एंड थर्ड इज द चेन टर्मिनेशन। इस तरह से हमें ये जो स्टेप है वो देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास डीएनए है और डीएनए जो है उस तरह से 3 डैश टू 5 डैश एंड 5 डैश टू 3 डैश एंड हमें देखने को मिलता है। और जो इसका 3 डैश टू 5 डैश एंड होता है उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्टैंड, और जो इसका 5 डैश टू 3 डैश एंड होता है उसे कहा जाता है कोडिंग स्टैंड। तो इनिशिएशन जो होती है उसमें आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बाइंड विद सिग्मा फैक्टर। तो ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज है और इसमें सिग्मा फैक्टर जो है वो बाइंड करते हैं। ये हमें सबसे पहले इनिशिएशन जो है वो देखने को मिलती है। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप जो चेन इलोंगेशन होती है। चेन इलोंगेशन का मतलब है जब ओनली आरएनए पॉलीमरेज ही हमें देखने को मिलेगा, ये सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्मा फैक्टर जो है वो रिलीज हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ही हमें देखने को मिलता है और ये बाइंड करता है और ये ऐड करता है राइबो न्यूक्लियो ट्राइफॉस्फेट को। जो हमने रेप्लिकेशन देखा था उसमें हमने न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट देखे थे, इसमें हम देखते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड करता है, इस तरह से चेन जो है वो इलोंगेशन हमें देखने को मिलती है। थर्ड स्टेप दैट इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जो हमें देखने को मिलती है ये रो फैक्टर डिपेंडेंट होती है। इसमें हमें रो फैक्टर डिपेंडेंट एंड रो फैक्टर इंडिपेंडेंट चेन टर्मिनेशन जो है वो देखने को मिलती है। फर्स्टली हम बात करते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें इस तरह से -35 एंड -10 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। अगर इस -10 सेगमेंट पे अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है तो सबसे पहले जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ बाइंड करता है, जिसमें यहाँ पे TATA जो है वो -10 सेगमेंट में हमें यूनिट देखने को मिलती है। तो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू क्लोज डीएनए, अभी ये डीएनए जो है जो क्लोज है, इस तरह से ये क्लोज डीएनए या डबल हेलिकल ही हमें देखने को मिल रहा है, इसी क्लोज डीएनए में बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो इस रीजन में डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और जो प्रोमोटर रीजन होता है उसे रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा 70। इकोलाई के केस में हमने सिग्मा 70 जो है वो देखा था। सेकेंड स्टेप इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ओपन बाइंड्री कॉम्प्लेक्स। तो इसके बाद ये डीएनए जो है वो ओपन होता है, ओपन बाइंड्री देखने को मिलती है। हेलिकेज इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो हेलिकेज की जो एक्टिविटी है वो करता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसे होलो एंजाइम कहा जाता है, जिसकी 5 सब यूनिट हमें देखने को मिलती हैं। आरएनए पॉलीमरेज मेल्ट कर देता है डीएनए को, तो इस तरह से ये ओपन डीएनए जो है वो हमें देखने को मिलता है। थर्ड स्टेप होता है जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ऐड करता है इसमें न्यूक्लियोटाइड, तो फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड कर रहा है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, और ये ऐड करता है इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3 डैश एंड की डायरेक्शन में, क्योंकि ये टेम्पलेट स्टैंड जो है वो हमें 3 डैश टू 5 डैश देखने को मिलता है, और इसी टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो 5 डैश टू 3 डैश एंड जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। तो इसमें हमें आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिला डीएनए के ऊपर, और फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ ऐड होते हैं। एंड सेकेंड स्टेप इज चेन इलोंगेशन। चेन इलोंगेशन में जो सिग्मा फैक्टर होता है वो रिमूव हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज ही ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन बाय यूजिंग डीएनए स्टैंड एज ए टेम्पलेट स्टैंड, जो 3 डैश टू 5 डैश
डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से चेन इलोंगेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप इज द चेन टर्मिनेशन, जिसमें कि चेन जो है वो टर्मिनेट होती है बाय द रो फैक्टर। तो रो फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है, आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देता है डीएनए से, और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिलीज आउट हो जाती है डीएनए से। सेकंड, अगर हम बात करें रो इंडिपेंडेंट की, तो इंट्रिंसिक ये पाथवे होता है, रेयरली हमें देखने को मिलता है। जैसे ही जो 3' एंड होता है आरएनए का, उसमें यूरेसिल अगर जुड़ जाता है, 5' से यूरेसिल जो है वो 3' एंड तक पहुंच जाता है, पॉली यूरेसिल अटैच हो जाता है, तो ये सिग्नल देता है चेन टर्मिनेशन का। तो इस तरह से भी हमें चेन टर्मिनेशन देखने को मिलती है। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो न्यूक्लियस में हमें देखने को मिलती है, और इसमें भी सेवरल स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन जो स्टेप होता है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में, वो शुरू होता है बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड आरएनए पॉलीमरेज टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जो हमारे पास डीएनए होता है, उस डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है यूकैरियोट के केस में, उसे कहा जाता है टाटा बॉक्स। तो ये टाटा बॉक्स जो है ये हमें देखने को मिलता है इस डीएनए पे, और इस डीएनए पे हमें फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है फिर बाइंड करता है इस टाटा बॉक्स रीजन पे। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस हमें डीएनए में देखने को मिलता है, वहाँ इस ज्वाइनिंग होती है। इट इज़ कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज टू ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटर, और प्रमोटर को ये लोकेट करता है और वहाँ पर ये ज्वाइन करता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 जैसे ही बाइंड करता है, देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल बाय एडिंग द 5' to 3' डायरेक्शन में जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड की एडिशन हमें देखने को मिलती है। सेम जो हमने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा वैसे ही इसमें न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है। देन लास्टली स्टेप इज द टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑफ डीएनए तक रीच करता है और वहाँ से रिलीज हो जाता है, और रिलीज होके ये न्यूली सिंथेसाइज आरएनए जो बनता है, इन केस ऑफ यूकैरियोट हमें देखने को मिलता है इमैच्योर एमआरएनए। दिस इमैच्योर एमआरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज एचएनआरएनए। इसे इमैच्योर आरएनए कहा जाता है क्योंकि इस एमआरएनए में एक्सोन इंट्रोन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन सीक्वेंसेस ही देखने को मिलते हैं, उनमें जो है वो फंक्शनल एमआरएनए फॉर्म्ड होता है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एक्सोन एंड इंट्रोन जो है वो यूनिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए में, और इसे कहा जाता है इमेच्योर एमआरएनए या एचएनआरएनए। तो इन केस ऑफ यूकैरियोट देन नेक्स्ट स्टेप होता है आरएनए प्रोसेसिंग। इस आरएनए की प्रोसेसिंग फर्दर की जाती है यूकैरियोटिक के केस में। प्रोकैरियोटिक के केस में ये प्रोसेस जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये प्रोसेसिंग के लिए 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। जो कैपिंग का जो स्टेप होता है इसमें मॉडिफिकेशन होती है 5' एंड। जो ये 5' एंड होता है इसमें ये कैपिंग की मॉडिफिकेशन होती है। एंड सेकंड इज द टेलिंग। इसे पॉली एडेनाइलेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एडेनाइल जो है वो जुड़ता है, इसे पॉली ए टेल भी कहा जाता है, और ये हमें देखने को मिलता है 3' एंड में। तो एडिशन ऑफ 5 कैप एंड पॉली एडेनाइलेशन ऑफ 3' एंड जो है वो देखने को मिलती है। देन इसके बाद थर्ड स्टेप होता है जिसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रोन, इसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और इस तरह से जो हमें स्प्लाइस्ड एमआरएनए देखने को मिलता है जिसमें कि कैप ए टेल होती है, कैप हमें 5' एंड पे देखने को मिलती है, एंड पॉली ए टेल जो है वो हमें 3' एंड पे देखने को मिलती है, एंड जो इसमें यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं दैट इज द एक्सोन हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह के एमआरएनए को कहा जाता है स्प्लाइस्ड एमआरएनए, और ये 3 स्टेप हमें आरएनए प्रोसेसिंग में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जीन। तो जीन हमें 2 तरह की देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन इज द स्प्लिट जीन एंड सेकंड वन इज द नॉन स्प्लिट जीन। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। स्प्लिट जीन में फंक्शनल पार्ट भी होता है एंड नॉन फंक्शनल पार्ट भी होता है। स्प्लिट जीन के फंक्शनल पार्ट को एक्सॉन कहा जाता है। यूकैरियोटिक जीन में ये फंक्शनल पार्ट हमें देखने को मिलता है, एंड नॉन फंक्शनल जो पार्ट होता है उसे इंट्रोन या इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहा जाता है। बिटवीन द 2 एक्सॉन जो ये पार्ट होता है उसे हम नॉन फंक्शनल पार्ट कहते हैं, और ये हमें स्प्लिट जीन में ये 2 तरह के पार्ट देखने को मिलते हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल को एक्सॉन कहा जाता है एंड नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रोन कहा जाता है। तो ये 2 पार्ट हमें स्प्लिट जीन में देखने को मिलते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन स्प्लिट जीन। नॉन स्प्लिट जीन वो होती हैं जिनमें एक ही फंक्शनल पार्ट होता है दैट इज एक्सॉन, नो इंट्रोन, इसमें इंट्रोन नहीं होता है, और ये नॉन स्प्लिट जीन हमें देखने को मिलती हैं प्रोकैरियोटिक जीन में
एंड जीन ऑफ हिस्टोन में ये प्रेजेंट होती हैं एंड इंटरफेरोन्स में ये जीन प्रेजेंट होती है। तो नॉन स्प्लिट जीन जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक जीन में, जीन ऑफ हिस्टोन में एंड इंटरफेरोन्स में। तो इस तरह से दो तरह की हमें जीन देखने को मिलती हैं, स्प्लिट जीन एंड नॉन स्प्लिट जीन। आरएनए प्रोसेसिंग का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज कैपिंग। तो कैपिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमें देखने को मिलती है, ये मॉडिफिकेशन होती है 5' एंड में। और ये कैपिंग जो हो रही होती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में हमने देखा है न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये एचएनआरएनए में जो मॉडिफिकेशन हो रही है, ये जो आरएनए प्रोसेसिंग होती है ये न्यूक्लियस में ही होती है। और जब ये कंप्लीट हो जाती है देन ये एचएनआरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में, ताकि ये फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन सिंथेसिस या जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं वो कर सके, देन ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी तक जो हम एचएनआरएनए या रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है वो सभी प्रोसेस इन केस ऑफ यूकैरियोट हमें न्यूक्लियस के अंदर ही देखने को मिलती है। जो कैपिंग की ये प्रोसेस होती है ये हमें देखने को मिलती है, तो ये न्यूक्लियस में ये प्रोसेस चल रही होती है। अकर इन को ट्रांसक्रिप्शनली, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है उसके साथ साथ ही ये प्रोसेसिंग जो है वो ये भी होती है। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज 2 जब बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे, ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2 है जो प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज जो 2 है इसमें एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 में इस तरह से टेल प्रेजेंट होती है और इस टेल को कहा जाता है CTD, कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन। और इस कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन्स में 3 तरह के सीक्वेंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज RTP, जिसे हम कहते हैं RNA ट्राईफॉस्फेट। तो RNA ट्राईफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज द ग्यूनाइल ट्रांसफेरेज, तो ग्यूनाइल ट्रांसफेरेज जिसे हम GT कहते हैं ये प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड इज MT, जिसे मिथाइल ट्रांसफेरेज कहा जाता है। हम डिस्कस करते हैं कैपिंग की प्रोसेस किस तरह से होती है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज RNA ट्राईफॉस्फेटेज। ये RNA ट्राईफॉस्फेट हमें देखने को मिलता है जो RNA पॉलीमरेज 2 है इसके टेल में जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज RNA ट्राईफॉस्फेटेज। इसका काम होता है फॉस्फेटेज का रिमूवल, तो ये रिमूव कर देता है RNA से फॉस्फेट को। तो एक जो गामा फॉस्फेट है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। तो इस तरह से 5' पे हमें बीटा और अल्फा ही देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमें देखने को मिलता है दैट इज ग्यूनाइल ट्रांसफेरेज का। इस तरह से ये ग्वानिन जो है सब यूनिट जो है नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच्ड है शुगर के साथ एंड फॉस्फेट जो है वो अटैच्ड है। तो यहाँ से बीटा एंड गामा फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पे ग्वानिन जो है वो अटैच कर जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हमें देखने को मिलता है ग्वानिन ट्रांसफेरेज का। ग्वानिन के साथ यहाँ पे 3 फॉस्फेट जो हैं वो जुड़ते हैं और इस तरह से ग्वानिन ट्राईफॉस्फेट जो है वो जुड़ जाता है। थर्ड स्टेप हमें यहाँ देखने को मिलता है, इस तरह से यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफेरेज भी प्रेजेंट होता है और वो अटैक करता है और मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है एट द। तो ये जो ग्वानोसिन होता है इसकी 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। तो 7th मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है 7 मिथाइलेटेड हो जाता है और ये 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है इस 5' कैप के यहाँ अटैच्ड हो जाता है। इसी तरह से ये हमें देखने को मिलता है कैपिंग। तो कैपिंग 5' एंड पे इस तरह से होती है। देन इसके बाद हमें देखने को मिलती है पॉली ए, जिसे पॉली ए पॉलीमरेज कहा जाता है और ये अटैचमेंट होती है 3' एंड पे हमें ये अटैचमेंट देखने को मिलती है जो हम अगले स्टेप में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें कैपिंग क्यों ज़रूरी होती है, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी एचएनआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एंड प्रिवेंट एचएनआरएनए फॉर्म डिग्रेडेशन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं उनकी डिग्रेडेशन से एचएनआरएनए को बचाता है और ये प्रोवाइड सिग्नल फॉर बाइंडिंग 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जो स्मॉलर सब यूनिट होती है राइबोसोम की ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। यही कैपिंग जो है वो रोल प्ले करती है, सिग्नल देती है 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली एडिनाइलेशन या जिसे हम टेलिंग कहते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है 3' एंड ऑफ एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए का जो 3' एंड होता है उसमें हमें ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। अभी भी एचएनआरएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है और ये प्रोसेस जो होती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
देखने को मिलती है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली का मतलब है जब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो गई है, देन इसके बाद ये टेलिंग जो है वो होती है। तो इस तरह से 7 मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो 5 कैप जो है वो बन गया है। एंड पॉली ए पॉलीमरेज जो होता है टेलिंग करता है 3' एंड पे। 3' एंड पे जब ये जुड़ता है तो इस तरह से एडेनिन सीक्वेंस को ये जोड़ता है, तो इसे पॉली ए टेल भी कहा जाता है। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंक्रीज करता है हाफ लाइफ ऑफ एचएनआरएनए की, और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए टू फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल। क्योंकि ये सभी प्रोसेसेस न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं, अब न्यूक्लियस से जब इसको साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होना है तो उसमें भी ये पॉली ए टेल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज द ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पॉली ए पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये कैसा होता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। प्राइमर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें यहाँ पर प्राइमर जो है उसकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर जो प्राइमर जुड़ता है उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है, इसे कोई टेम्पलेट स्टैंड की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड होना चाहिए तभी ये प्रोसेस होती है, इस तरह की रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। ये ऐड करता है 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडेनोसिन एट 3' एंड पे। एंड वेरी स्पेसिफिक ये होता है, स्पेसिफिकली ये एडेनिन को ही ऐड करता है और यूज़ करता है ये एटीपी का। इसी तरह से पॉली ए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आरएनए पॉलीमरेज हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनए डिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज द आरएनए डिपेंडेंट। तो डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है, इसके लिए इसे टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है, और आरएनए की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्राइमर इंडिपेंडेंट ये होता है, क्योंकि आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ही इनिशिएट कर देता है आरएनए सिंथेसिस को। सेकेंड इज द आरएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसे पॉली ए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये टेलिंग में रोल प्ले करता है, इसमें टेम्पलेट इंडिपेंडेंट ये होता है, टेम्पलेट स्टैंड की जरूरत नहीं होती है। इट्स नॉट रिक्वायर अ टेम्पलेट डीएनए और आरएनए सीक्वेंस, इसे टेम्पलेट स्टैंड की जरूरत नहीं होती है। इट ओनली यूज द 3OH ग्रुप ऑफ आरएनए टेम्पलेट का ये 3OH ग्रुप यूज करता है टू ऐड द एडेनिन न्यूक्लियोटाइड टू 3' एंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। लेकिन प्राइमर डिपेंडेंट होता है, इसे प्राइमर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमारा है दैट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रोन। अब इस तरह से एडिशन ऑफ 5 कैप पॉली एडिनाइलेशन ऑफ 3' एंड अगर हो गया है, देन इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज़ द इंट्रोन का रिमूवल, जिसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस में ही हो रही होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें ये देखने को मिलती है। और ये यूज़ करती है स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ करती है, जिसे हम SNRPs भी कहते हैं, स्मॉल राइबोसोमल न्यूक्लियर प्रोटीन, या SNRUPs भी इन्हें कहा जाता है। तो इन यूनिट्स का ये यूज़ करती है। SNRNA जो है ये स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए है, 250 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं, जैसे कि U1, U2, U4, U5, U6, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं यूनिट्स। एंड इसमें जो दूसरा यूनिट होता है दैट इज़ द प्रोटीन। तो इस तरह से इसमें दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं, SNRNA एंड प्रोटीन पार्ट, और ये हेल्प करते हैं स्प्लाइसिंग करने का। तो स्प्लाइसिंग जो होती है, रिमूवल ऑफ इंट्रोन जो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस SNRNA एंड प्रोटीन की हेल्प से हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ स्प्लाइस्ड mRNA की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये RNA की जो प्रोसेसिंग होती है ये हमें यूकैरियोट्स के केस में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन DNA रेप्लिकेशन एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलता है डीएनए रेप्लिकेशन में, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज होता है और इसमें डीएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलता है। सेकेंड स्टेप अगर हम बात करें तो डीएनए जो पॉलीमरेज होते हैं वो हमें वेरियस टाइप के देखने को मिलते हैं। फॉर चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन में डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड एडिशनल एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ इसे एडिशनल
एंजाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन करने के लिए। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज ही इनिशिएट कर देता है पूरी प्रोसेस को, तो इसमें हमें आरएनए पॉलीमरेज ही देखने को मिलता है। सेकेंड, अगर हम इसी में बात करें, दैट इज़ 40% ऑफ डीएनए जो है वही ट्रांसक्राइब्ड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए में रिपीटिव सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो 40% जो डीएनए होता है वही ट्रांसक्राइब्ड होता है, अदर जो होते हैं वो रिपीटिव सीक्वेंसेस होते हैं। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं, दैट इज़ होल डीएनए इज कॉपीड। पूरा का पूरा डीएनए जो होता है वो कॉपीड होता है। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो हैं वो दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं। और इन केस ऑफ आरएनए, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है, दैट इज 3' to 5' एंड जो स्ट्रैंड होता है जिसे हम 10 से लर्न करते हैं, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं, या माइनस स्ट्रैंड जिसे हम कहते हैं, उस वही जो है वही ट्रांसक्राइब्ड होता है इन केस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शन का मतलब है इसमें लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इन केस ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्शन यूनिडायरेक्शनल ये हमें देखने को मिलती है, दैट इज़ 5' to 3' डायरेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट के केस में स्टार्ट होती है ORIC रीजन से, और इन केस ऑफ यूकैरियोट स्टार्ट होती है ARS रीजन से। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट होती है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, स्टार्ट फ्रॉम प्रोमोटर, प्रोमोटर से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। और प्रोमोटर जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं -35 सेगमेंट भी हो सकता है एंड -10 सेगमेंट भी हो सकता है। -10 सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है TA सेगमेंट, जिससे कि ये प्रोकैरियोट में शुरू होती है। इसी तरह यूकैरियोट के केस की अगर हम बात करें तो उसमें टाटा बॉक्स जो है वो प्रोमोटर रीजन पे हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है, और वहाँ से जो है ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो आरएनए रेप्लिकेशन में